आपको बता दें कि अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण था, जो अपने अंतिम चरण पर पहुंचा। आज 1 जून में कुल 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो गया। 44 दिनों से चल रही चुनावी प्रक्रिया के बाद 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश का मूड पता चल जाएगा। हर किसी के मन में है कि इस बार केंद्र की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। ऐसे में आर्या न्यूज की टीम भी आप तक एग्जिट पोल पहुंचाने के लिए तैयार है। साथ ही आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू को 16 सीट और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को यूपी में 10 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। साथ ही तो ये नतीजे जो हैं 2019 के थे। आर्या न्यूज का एग्जिट पोल जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे एग्जिट पोल के बारे में। अनुराग जी, जिस तरीके से आप टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर बीजेपी को 249 सीटें उनकी झोली में आती नजर आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से रुझान रहने वाले हैं? जी देखिए, ये तो 4 तारीख ही बताएगा, लेकिन जो मैंने खुद पत्रकारों से चर्चा की है और एक एग्जिट पोल बनाया है, जो मेरे हिसाब से शायद आपका चैनल भी थोड़ी देर बाद चलाने लगेगा जी। तो उसमें हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। पर पिछली बार जैसी सफलता जो है इस बार मिलना मुश्किल है एनडीए को। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप टीवी स्क्रीन पर जो है एग्जिट पोल देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर एनडीए को 543 में से 284 सीटें आती नजर आ रही हैं। क्या कहता है आपका अनुमान कि ये बिल्कुल सटीक बैठने वाला है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? बीजेपी जिस तरीके से नारा दे रही थी कि हम 5वें चरण में जो है 310 पार कर चुके थे और इसी के साथ वो 400 पार की बात कर रही थी, तो क्या लगता है आपको कि अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है अनुराग जी, मैं आपको बता दूं कि आप टीवी स्क्रीन पर हमारा एग्जिट पोल देख सकते हैं, जिसमें जो है एनडीए को 284 सीटें झोली में आती दिख रही हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी 5वें चरण में 310 की बात कह रही थी और दूसरी तरफ कह रही थी कि हम इस बार 400 पार जाएंगे, लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो 284 की बात कह रहा है? जी बिल्कुल, ये देखिए, ये मैंने खुद ही ये पत्रकारों से मिलके चर्चा करके ये एग्जिट पोल बनाया है और करीब करीब ये यही देश का मूड यही कहता है कि इनकी जो, अगर आप 6 महीने पहले अगर मैं देखता तो ये इनकी 350 के भी पार सीटें जाती हुई नजर आ रही थी एनडीए की, लेकिन करीब करीब देश का मूड धीरे धीरे बदलने लगा और ये चुनाव काफी हद तक काफी क्लोज चुनाव रहा। ये जिस हिसाब से सब सोच रहे थे उसके मुकाबले काफी हद तक ये क्लोज चुनाव था। महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो वो 300 पार लग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 6 महीनों में आपने जो है इस तरीके से ये बात बोली है कि चीजें बदलाव की ओर लग रही हैं? जी थोड़ा बहुत ये जरूर इसलिए भी बदलाव आया क्योंकि आप अगर देखें तो जो इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन भी बना करीब 7 से 8 महीने के पहले, और उसके बाद काफी हद तक काफी पार्टियां इंडी गठबंधन में जुड़ती चली गई। जो पहले आज के 6 महीने पहले जो कहते थे आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उनका गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप देखो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मिलकर चुनाव लड़े बहुत सारे राज्यों में। फिर उसके अलावा अगर आप देखो तो बाकी भी कई छोटे और बड़े दल इंडी गठबंधन में शामिल हुए और एक तरीके से एक अच्छी फाइट दी बीजेपी को, और भाजपा गठबंधन को एक काफी अच्छी फाइट देने का काम किया।
जी, तो आपका कहना है कि जिस तरीके से सारा विपक्ष एक हो गया है, कहीं ना कहीं इस वजह से बीजेपी जो है पिछली बार 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस बार थोड़ा कम रह पाएगा, यही कारण है जिस तरीके से पूरा जी विपक्ष एक हो गया है। लेकिन आपने इस बीच पंजाब की भी बात कही है, तो जिस तरीके से देखिए अनुराग जी, आपने देखा होगा कि सब जगह सब गठबंधन एक साथ चल रहा है, सपा और कांग्रेस मिलकर बढ़त बना रही है, लेकिन पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं। जी, तो आप पंजाब में इसको अगर किस आप तरीके देखें से तो देखते हैं? ऐसा कौन सा कारण रहा है, या फिर क्या देखते हैं आप, इस किस तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं? देखिए, पंजाब में तो मुख्य लड़ाई जब कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच है, तो गठबंधन कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए जहां तक आप देखिए, सारी की सारी इंडिया ब्लॉक की रैलीज में अरविंद केजरीवाल जी नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार भी किया दिल्ली में, कन्हैया कुमार का भी किया और बाकी तो प्रत्याशी का भी किया, बाकी स्टेट में भी प्रचार किया कांग्रेस का। लेकिन फिर भी जो है, एक तरीके से पंजाब में उन्होंने फ्रेंडली फाइट, जिसको कहा जाता है, फ्रेंडली फाइट की है। जी, ठीक है। अनुराग जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर हम आर्या न्यूज का जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए 284 और इंडिया गठबंधन 234 पर जा रहा है। जी आपकी बिल्कुल, क्या अगर प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अब की बार जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अभी इतनी सीटें फिक्स रहेंगी, क्योंकि ये हमने जनता का मुंह जाना है। ये अनुराग जी ने सभी राज्यों में हर एक सीट पर जो उनके अनुभवी पत्रकार है, उनके मुंह के हिसाब से इस एग्जिट पोल को तैयार किया गया है। और इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि 10-5 सीटें ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। जैसे अभी क्या लगता है पुष्पेंद्र, बात कर रहे सीटें थे, बढ़ेंगी या घटेंगी? नहीं बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी जो लास्ट चरण का चुनाव था उसमें देखने को मिला था कि अगर पूर्वांचल में चुनाव प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने लड़ रहे हैं, तो जो हम 10-5 सीटों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उसी के हिसाब से हमने सीटों को जोड़ा है। अगर दोनों ही वो वहां पर आमने सामने है तो भारतीय जनता पार्टी को या श्रोमणी अकाली दल को वहां पर फायदा हो सकता है। तो अभी कह नहीं सकते कि क्या कुछ हो सकता है। 4 जून को जो फाइनल नतीजे आएंगे उसमें सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेहनत की है वो जरूर वहां पर दिखाई दी है। हालांकि जहां पर प्रियंका गांधी को कमान दी जाती है वो वहां पर जी तौर से मेहनत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही बहुत अच्छे से जी तौर मेहनत की थी, और योगी जी से ज्यादा उन्होंने चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां वहां पर की थी, लेकिन वहां पर उनको नुकसान हुआ। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में हैं, दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रचार किया। अखिलेश यादव ने शुरू में ही कह दिया था कि जो उनके खुद के कार्यकर्ता थे उनसे शुरू में ही कह दिया था कि भाई कांग्रेस को दूसरी पार्टी ना समझे, अपनी ही पार्टी समझकर पूरा समर्थन दें, सपोर्ट करें। तो कांग्रेस के जो चुनावी कार्यालय थे वहां पर भी समाजवादी टोपी दिखाई देती थी, लेकिन पूर्वांचल में पूरा गेम यहाँ पर घूम सकता है, क्योंकि कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में भी जो सबसे मेन और अहम एरिया है वो पूर्वांचल है। अब मैं अनुराग जी आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल है, आज 13 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ है। आज की सीटें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहां पर मोर्चा संभालने के लिए खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जो और राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे। तो पूर्वांचल में ऐसा क्या है जो पूरा बीजेपी, पूरा एनडीए वहां पर एकजुट हो गया पूर्वांचल पर राज करने के लिए, पूर्वांचल का किला तोड़ने के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत आज जो 13 सीटों पे जो मतदान हुआ है पूर्वांचल में, ये बहुत दिलचस्प लड़ाई है और बहुत ज्यादा क्लोज फाइट वाली सीटें थी। तो ये जरूर कहीं ना कहीं ये चुनावी नतीजों पे और फाइनल आंकड़ों पे भी काफी
जो उलटफेर कर सकती है। और जैसे कि मैंने जो अनुमान लगाया था, जो पत्रकारों से पूछे, उसमें करीब करीब 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती थी और जो बाकी की 65 सीटें जो है वो एनडीए को मिलती थी। करीब करीब पिछली बार जैसा ही परफॉर्मेंस बीजेपी रिपीट करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप देखो तो लेकिन इतना ये आसान नहीं है वापस रिपीट करना, क्योंकि करीब करीब ऐसी 30 से 35 सीट ऐसी है बीजेपी के लिए जो फंसी हुई है, जो जहाँ पे बहुत क्लोज फाइट है और जहाँ कह पाना मुश्किल है कौन जीतेगा। तो ये एक तरीके से जो है 5-10 सीटें ऊपर नीचे और भी हो सकती है और 5 से 10 सीट का एनडीए को और नुकसान भी हो सकता है यूपी में। बिल्कुल अनुराग जी, अगर हम पूर्वांचल का अनुमान लगाते हैं, वहाँ की सीटों का आकलन करते हैं, तो जो पहले 2019 में एक सीट थी जौनपुर, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं थी, लेकिन अब की बार वहां से धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया, तो वो सीट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। तो एक वो सीट लगा सकते हैं कि बीजेपी की बढ़त वहां से हो सकती है। लेकिन अब की बार गोरखपुर पर जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, वहां पर मुझे लगता है कि गोरखपुर सीट बीजेपी की थोड़ी सी फंस सकती है, क्योंकि उसका सीधा सा जो कारण है, रवि किशन के सामने वहां की जो भोजपुरी स्टार हैं, जो भोजपुरी एक्टर हैं, काजल निषाद को उतारा गया है। और काजल निषाद कई बार तो सांसदी के चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार विधायकी के, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं मिली है। और वहां पर सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है निषाद वोट बैंक। काजल निषाद पहले से हार चुकी हैं, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी के साथ जनता की सहानुभूति थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब की बार, और ऐसा भी माना जाता है कि काजल निषाद रवि किशन से ज्यादा जनता के पास पहुंचती हैं, वो जनता के बीच में एक्टिव रहती हैं, और रवि किशन दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह पाए जाते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने गोरखपुर में जरूर अपना आवास बना लिया है, लेकिन फिर भी इतने वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो फिर योगी जी ने उस सीट को छोड़ना पड़ा था, गोरखपुर सीट को, तो फिर वहां से उपचुनाव हुए थे। अब उपचुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने वहां पर हरा दिया था। तो क्या 2018 वाली स्थिति देखने को मिल सकती है? जी, ये जो जौनपुर की सीट की आप बात कर रहे हैं, ये पिछली बार ये सीट को बहुजन समाज पार्टी बसपा ने जीता था, ना कि इसको भाजपा और सपा दोनों में से किसी ने भी नहीं जीता था, इसको बसपा ने जीता था। और जो है इस सीट पे अगर आप देखा जाए तो जो बल्कि ये जो है स्टार की सीट जिसको कहते हैं ना, कि जो मूवी फिल्म स्टार आपस में आमने सामने है लगभग, ऐसी ये स्टार सीट मानी जा रही है। अब इसमें जौनपुर की सीट में ये भी था कि जो धनंजय जो है बाहुबली नेता भी है और पहले ये सांसद भी रहे, ये भी यहाँ से इनकी पत्नी को उतारा था बसपा ने फिर से जो है। तो ये भी एक त्रिकोणीय मुकाबला बनने वाला था, पर एन मोमेंट में उनका टिकट काट के किसी और को दे दिया गया था। इस बार बिल्कुल ही चुनाव के नामांकन होने के 2 दिन पहले ही उनका टिकट काट के जो है किसी और को दे दिया गया था बसपा की तरफ से। तो ऐसा लग रहा था कि बस जो धनंजय जो है या धनंजय सिंह जो है वो दबाव में आकर उन्होंने अपना जो है नामांकन, उन्होंने अपनी वाइफ का नामांकन वापस लिया है। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप सही कह रहे हैं, रवि किशन जी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं लगभग 5 साल से, और जो उनका जो जमीनी जो मैंने बातचीत की, उनका यही सुनने में आता है कि वो ज्यादातर अपने जो क्या बोलते हैं, जो मूवी वगैरह और ये सब चीजों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, दिल्ली वगैरह में और इधर पटना में और इधर उधर ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये गोरखपुर में काफी कम दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। और जहाँ तक पायल निषाद की बात है कि पायल निषाद पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, उनको भी चुनाव लड़ने का अनुभव है, लेकिन कभी वो जीती नहीं है, आखिरी बार भी वो हारी थी। तो जो है ये, और निषाद जो वहाँ पे जाती है वो भी काफी हद तक वहाँ पे काफी, तो ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला है गोरखपुर में। और इस तरीके जैसे पिछली बार ऐसा कह रहे थे कि गोरखपुर तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, या योगी जी जो है वो उनका जादू वहां पे चलता है,
तो इस तरीके से अब ये वाली बात नहीं रही और अब कोई भी इस सीट को जीत सकता है दोनों पार्टियों में से, तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी भाजपा का पलड़ा थोड़ा भारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुराग जी, 2018 में जब हुए थे योगी जी के सीट छोड़ने के बाद, तो निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद, जो संजय निषाद के बेटे हैं, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। लेकिन अगर हम निषाद वोट बैंक की बात करते हैं तो संजय निषाद भी एनडीए का पार्ट है, ठीक है। उनके बेटे जो प्रवीण निषाद है, उनको संत कबीर नगर से उतारा गया है, वो वहां से मौजूदा सांसद भी है। उनके जो दूसरे बेटे हैं श्रवण निषाद, उनको बीजेपी ने विधायक भी बनवाया है। लेकिन निषाद वोट बैंक गोरखपुर में रूठा हुआ है। उसका सीधा सा कारण एक ये भी बताते हैं कि संजय निषाद खुद ही, जो निषाद वोट बैंक है, जो भी फायदा होता है वो खुद ही हजम करने के चक्कर में रहते हैं। किसी और निषाद कार्यकर्ता को उन्होंने मौका नहीं दिया। परिवारवाद वाली बात आ जाती है, उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं, तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है गोरखपुर में जो कांटा फंसा हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जो संजय निषाद जी के बेटे हैं, आपने सही कहा कि इस बार चुनावी टिकट पे लड़ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन में, और भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। और जो दूसरे जो है अपने दूसरे उनके जो बेटे हैं वो विधायक हैं, वो भी एनडीए में ही शामिल हो चुके हैं, क्योंकि निषाद पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। तो जो है ये जो है कहीं ना कहीं आजकल जो पारिवारिक जो ये कैंडिडेट होते हैं, ये फायदा नहीं, कई बार ये आजकल नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि जनता ये पूछती है कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये बस इसलिए ऐसे लड़ रहे हैं क्योंकि ये किसी एक नेता के बेटे हैं तो वो भी नेता बनेंगे चाहिए, लेकिन उनको अपने आप को जो है साबित करना पड़ता है मैदान में आके, और काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि जैसे संत कबीर नगर जो है, वहां पे भी कोई बहुत सीधा साधा मुकाबला नहीं है, वहां पे भी अच्छा खासा मुकाबला है। सपा का कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है और वहां पे भी एक अच्छी फाइट होने की जो लग रहा है कि वहां पे भी एक अच्छा कड़ा मुकाबला हो सकता है। जी, मैं ठीक है पुष्पेंद्र, मैं एक एक करके सभी स्टेट पर आऊंगी और एक एक करके आपसे और अनुराग जी से दोनों की राय जानूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं हिमाचल की बात करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हिमाचल में एक तरफ कंगना रनौत है, दूसरी तरफ विक्रमादित्य है, दोनों में ही आपस में कांटे की टक्कर है। क्या लगता है आपको सीट को लेकर? ये काफी हॉट मानी जा रही है, मंडी की जो सीट है, हिमाचल के मंडी की सीट, इसको लेकर पुष्पेंद्र आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जहां आपने देखा जी? हाँ, अगर हम मंडी सीट की बात करते हैं, और कंगना रनौत तो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लेकिन बयानबाजी को लेकर जरूर चर्चाओं में बनी रहती हैं। उधर विक्रमादित्य उनको जवाब देते रहते हैं, इधर कंगना रनौत। और कंगना रनौत तो ऐसा नहीं है कि अभी जब से वो राजनीति में आई है तब से वो इस तरह के बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। पहले से ही वो चर्चाओं में बनी रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी से वो काफी टाइम से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी, और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनौत को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम हिमाचल की 4 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर जो एक पर हमीरपुर से अनुराग ठाकुर हैं, तो उनकी सीट मुझे बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के झोले में वो सीट जा सकती है। तो कहीं ना कहीं 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। तो अनुराग जी, क्या कुछ समीकरण कहते हैं हिमाचल की सीटों को लेकर? जी बिल्कुल जी, जहां तक इन्होंने बात की कंगना रनावत की मंडी सीट की, तो यही एक ऐसी सीट है जो मेरे को लगता है जो कांग्रेस जीत सकती है इस चुनाव में। और ये यहाँ पे जो है कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी है, और कंगना रनावत जरूर वो भले ही बयानबाजी करती है और बहुत उनकी पॉपुलैरिटी है ये अपने बॉलीवुड में, लेकिन चुनाव एक अलग ही चीज होती है। चुनाव लड़ने के लिए अनुभव भी चाहिए होता है। पहली बार वो चुनाव के मैदान में कूदी है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है उनका जीतना। पर बाकी की जो 3 सीट है, उन 3 की 3 सीट पे भाजपा जीत सकती है। बहुत भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। जी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद मैं पुष्पेंद्र बिहार के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी। क्या लगता है आपको बिहार, जिस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम तरीके से तेजस्वी तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और आज साफ तौर पर कहते हुए नजर आए जीत सिर्फ हमारी होगी?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके हैं और आरजेडी बिहार में एक मजबूत स्थिति में हमेशा से रहती आई है। हालांकि जेडीयू उससे ऊपर रहती है और जेडीयू की सरकार वहां पर फिलहाल है एनडीए के साथ मिलकर। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराया नहीं है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी वो कमजोर स्थिति में, बिल्कुल भी कमजोर स्थिति में वो बिहार में नहीं है। और कई सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर आरजेडी एक तरफा जीती हुई दिखाई दे। हालांकि जो जेडीयू है, जेडीयू के खाते में भी वहां पर सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में हमेशा से नीतीश कुमार जरूर अपना योगदान देते आए हैं और उन्होंने हमेशा से अपनी सरकार बनाई है। 9 बार वो वहाँ के मुख्यमंत्री, अब की बार 9वीं बार वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इस चीज का भी खासा प्रभाव पड़ता है। तो कह सकते हैं क्योंकि शुरू में जो उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, सभी दलों को, जितने विपक्षी दल है सभी को एक मंच पर जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद वो खुद ही इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए, उसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बन गए। तो इस बात से जरूर बिहार की जनता पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अनुराग जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? जी, जैसे बिहार में मैंने कम से कम 3 से 4 पत्रकार ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की बिहार को लेके, और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो जो आरजेडी है, इस बार जो इंडी गठबंधन है, वो पिछली बार के मुकाबले चलते काफी मजबूत स्थिति में है। अब जो नीतीश कुमार जी है, उनकी लोकप्रियता अब कम होती जा रही है पहले से काफी, क्योंकि बार बार ये जो उन्होंने 3 बार 5 साल के, 5 भी नहीं बल्कि 4 साल में 3 बार जो पासा पलट दिया है, उससे लोगों में नाराजगी भी है। लोग उन पे भरोसा नहीं कर पाते। लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि आज ये एनडीए के साथ है तो कहीं चुनाव के बाद भी ये एनडीए के साथ रहेंगे या इंडी गठबंधन के साथ चले जाएंगे। तो लोगों तो इस वजह से जो है उसकी विश्वसनीयता जो कम हो रही है, उसका उनको जरूर चुनाव में भी नुकसान देखने को मिलेगा। अब अगर बात करो लगभग मेरे आकलन या हमारे पत्रकारों के आकलन की, तो लगभग एनडीए गठबंधन जो है वो 22 सीट पे परचम लहराएगा, जबकि इंडी गठबंधन थोड़ा पीछे, उनसे करीब सिर्फ 18 सीट जीतने में कामयाब हो सकता है। तो जो इंडी गठबंधन है उसकी जो कमजोर कड़ी है वो है कांग्रेस। वो करीब आप पिछली बार भी आप देखिए, अगर विधानसभा चुनाव भी आप बिहार का देख लीजिए, करीब वो 70 सीट पे लड़के और वो 19 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है। राजद और जो लेफ्ट पार्टी है वो मजबूती से लड़ रही है, और लेफ्ट पार्टी को आप हल्के में मत लीजिए। लेफ्ट पार्टी का जो वहां पे अच्छा खासा कैडर है सीपीआई माले का, सीपीआई मतलब जो अपने लेफ्ट पार्टी है माले, सीपीआई माले, उसका काफी अच्छा खासा वहां पे कैडर है और बहुत सारी सीटों पे इस बार उन्होंने विधानसभा में भी 16 सीट उनके पास है, उनके 16 एमएलए भी हैं लेफ्ट के पूरे मिलाकर, जिसमें से सीपीआई माले के 12 हैं। तो लगभग काफी अच्छी जो जहाँ पे वो लड़ भी रहे हैं, जैसे बेगूसराय में लड़ रहे हैं, वहां पे अच्छे खासे उनको वोट मिलते रहे हैं, काफी समय से मिलते रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने पिछले 3 से 4 चुनाव में पाए हैं। तो अब अगर राजद भी उनके साथ है तो काफी अच्छी उनके समीकरण बन रहे हैं। तो करीब अगर मैं जहां तक देखूं तो जो 18 सीट इंडी गठबंधन जीत रही है उसमें से 12 सीट लगभग राजद जीतेगी, 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है, 3 सीट जो है लेफ्ट पार्टी मिलकर जीत सकती है। तो 18 सीट हुई। और अगर जहां तक एनडीए की बात कर रहा हूँ, 15 सीट भाजपा जीत सकती है, करीब 4 सीट जेडीयू जीत सकती है, और बाकी की 3 सीट जो है बाकी अन्य दल जीत सकते हैं, जिसमें रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान की जो एलजेपी है वो भी शामिल है, एलजेपी भी शामिल है। जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बिहार में 40 सीटें हैं, 22 सीटें एनडीए और 18 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई एक एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन अहम मुद्दों को लेकर बिहार में जो है ये चुनाव हो रहा है? क्या कुछ बिहार के मुद्दे रहे हैं जिसको ध्यान में रखकर बिहार की जनता ने इस बार वोटिंग की है, और ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से बीजेपी के खाते में
पहले के मुकाबले इस बार कम सीटें जाने वाली हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह भी है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं और नीतीश कुमार का जो हाल अब बिहार में देखने को मिल रहा है, वो बार बार किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके अपनी सरकार बना लेते हैं, दोबारा से सरकार में आ जाते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से गठबंधन ना करते, उससे अलग रहते, तो हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को बेशक एक सीट का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो वहां से फायदे में रहते। तो कहीं ना कहीं एक कारण यह भी हो सकता है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हमेशा से विकास की राजनीति होती आई है और विकास के नाम पर बिहार अभी तक इतना विकासशील नहीं हो पाया है जितना उसको होना चाहिए था। अगर इतने दिनों से वहां पर नीतीश कुमार की सरकार थी तो उन्होंने विकास के नाम पर अभी तक पटना के अलावा तो अगर हम किसी और जगह की बात करें तो विकास वहां पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमेशा से नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधती रहती है कि जंगल राज है, ये है, वो है। तो ये जो मुद्दे हैं ये बिहार की राजनीति के लिए काफी ज्यादा मुख्य माने जाते हैं और आरजेडी इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की राजनीति बिहार के लिए मायने रखती है, क्योंकि वो एक पुराने और मंजे हुए नेता हैं। उसके बाद खुद तेजस्वी यादव और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और पूरे तरीके से वो वहां की चुनावी रैलियों को, चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। और ऐसा भी नहीं है कि वो इन दिनों कहीं पर गायब रहे, वो लगातार मीडिया में भी सुर्खियों में बने रहे, वो लगातार बयानबाजी भी करते रहे। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं कि एक नेता कितना एक्टिव है, कितना धरातल पर वो एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है, विकास एक बिहार का अहम मुद्दा है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो हमेशा दिल्ली एनसीआर में या बाकी राज्यों में जाकर रोजगार के लिए मजबूर है। तो वहां पर रोजगार के जो स्रोत हैं वो बिल्कुल नहीं है जो अब तक खुद बिहार के अंदर हो जाने चाहिए थे। बिहार के जो लोग हैं उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पर है वो रोजगार रहने वाला है और रोजगार के नाम पर जो बिहार सरकार है वो मेरे हिसाब से अभी तक फेल है। ठीक है अनुराग जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है जो मैंने पुष्पेंद्र से किया है। और क्या आप पुष्पेंद्र की इस बात से सहमत है कि बिहार में जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, जिस वजह से बीजेपी पीछे रह जाएगी इतनी सीटें लाने के लिए, तो क्या ये रोजगार के मुद्दे पर ही रहने वाला है या इसके अलावा और कोई मुद्दे भी हैं जो बिहार की जनता अपने दिमाग में रखकर इस बार वोटिंग करने गई थी? जी बिल्कुल, अगर बिहार में अगर आप देखिए तो बिहार के जो नौजवान है उनमें सरकारी नौकरी का काफी क्रेज रहता है। तो ये नौकरी या रोजगार जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे है। और जो पुष्पेंद्र जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि वहाँ विकास का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि विकास जो है वहाँ पे पूरी तरीके से हो नहीं पाया। अगर 2 या 3 शहरों को छोड़ दें, या पटना को अगर छोड़ दीजिए आप, तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा विकास नजर नहीं आता है बिहार में। तो कभी लालू प्रसाद जी का, कभी कोई कहता है जंगल राज चल रहा है, कभी कोई कहता है कि कोई विकास नहीं हो पा रहा है, या कोई थका हुआ सीएम है, या जो भी कारण रहे हो कि पिछले 25 से 30 साल में यही देखा गया कि जो बिहार है उसका काफी हद तक विकास नहीं हो पाया। और बिहार के लोग ज्यादातर अधिकतर बाहर के राज्यों में जाके काम करने को मजबूर है। तो यही यहाँ के अहम मुद्दे हैं जिस पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब बात करते हैं यूपी की, और उसी के साथ आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लेता रहा है। अब यूपी में आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे इस बार बढ़कर आगे आएंगे जिसकी वजह से बीजेपी की जो मतदाता हैं वो पीछे जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं फायदा गठबंधन को मिलेगा? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई नुकसान होगा तो वो होगा कम वोटिंग प्रतिशत का। क्योंकि अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो जो विपक्ष है वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर ही
भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहती आई है। लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, क्योंकि मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है सिर्फ 2 चीजों से, राशन और शासन। दोनों ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनता को पसंद आया और उन्होंने दोबारा से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई। तो इस बात का काफी ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर जो तैयारी बीजेपी ने की है वो डबल तरीके से उत्तर प्रदेश में की है, क्योंकि इस चीज का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां पर जनता को लुभाने में, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी समय लग जाता है और काफी चीजें वहां पर समझनी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही जो समीकरण थे योगी सरकार ने बनाए हुए थे। और अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पहली बार की तरह प्रदर्शन यहाँ पर दोहरा सकती है। लेकिन धीरे धीरे अगर हमने सीटों के समीकरण लगाने शुरू किए तो हमें लगा कि मेरठ जो सीट थी वहां पर अरुण गोविल का शुरू से ही विरोध होने लगा था और गाजियाबाद वाली सीट पर भी बीजेपी की इतनी तगड़ी मजबूती नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पर वीके सिंह को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था। तो जो राजपूत वोट बैंक था वो बीजेपी से नाराज चल रहा था। तो एक अहम कारण यह भी हो सकता है कि अगर कोई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और वहां पर राजपूत वोट बैंक जाता है तो एक अहम कारण वहां पर राजपूत वोट बैंक होगा, उनका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न करता। उसके बाद हम अगर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में जो डॉक्टर महेश शर्मा है तो मुझे लगता है कि यह सीट अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित है और लगातार 30 बार अब के बाद डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से सांसद बन सकते हैं। इसके अलावा फिर अलीगढ़ में की बात करें तो अलीगढ़ में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते थे, सांसद बने थे सतीश गौतम, अब की बार मुझे लग रहा है कि उनकी मजबूती कमजोर है। उनके सामने गठबंधन से विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो अब की बार वो उनसे आगे निकल सकते हैं और पूर्व में भी विजेंद्र चौधरी सांसद रह चुके हैं। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 2019 के आंकड़े आपने देखे थे, इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? जी, इस बार देखिए, हालांकि चुनाव पहले के मुकाबले कई ज्यादा कड़ा मुकाबला है, कई ज्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी जहां तक मतलब ज्यादा जो सीटें, जो वोट है, वोट प्रतिशत जो है वो इंडी गठबंधन का बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जो है भाजपा भारी पड़ेगा जो इसमें क्या बोलते हैं इंडी गठबंधन से, और करीब करीब एनडीए पिछली बार वाली अपनी जो प्रदर्शन है वो वापस से दोहरा सकता है यूपी में, और उससे हो सकता है उससे 1-2 सीट और ऊपर भी चले जाए। इतना भाजपा ने मतलब यूपी में काफी हद तक कैंपेन भी किया। जो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फैक्टर जरूर है। फिर योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है योगी जी के सीएम बनने के बाद से, तो उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में देखने को मिलता है। जब भी आप देखो तो काफी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है भाजपा के लिए यूपी के ज्यादातर क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं भाजपा फिर से अपना प्रदर्शन दोहराएगी इस बार, और 1 या 2 सीट और बल्कि पिछली बार से ज्यादा भी ला सकती है। पिछली बार 64 सीट और इस बार करीब करीब 65 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जी अनुराग जी, क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी के झोली में कम सीटें जाएंगी और इंडी गठबंधन की झोली में ज्यादा जाएंगी? पिछली बार और इस बार कंपेयर करके बताइए कि आपके अनुसार ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से वोट बैंक कम होने वाला है या फिर बढ़ने वाला है, जो आपका अनुमान, जो आपका एनालिसिस कहता है? जी बिल्कुल, एक तो ये राजपूतों का मुद्दा है। जैसे पुष्पेंद्र जी ने बताया कि राजपूत समुदाय काफी हद तक नाराज चल रहा था भाजपा से, जबकि उनका सीएम भी खुद राजपूत है। जो योगी जी खुद भी राजपूत समुदाय से ही आते हैं, पर फिर भी जो क्षत्रिय समाज है काफी हद तक नाराज चल रहा था। और फिर उसके अलावा जो ये जो आम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, यही यूपी के भी यही लगभग यही मुद्दे चल रहे थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो नुकसान जो होगा वो भाजपा को, जैसे मैंने एग्जिट पोल में भी अगर आप देख सकते हैं तो भाजपा को कोई खास नुकसान, भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। पिछली बार जैसा ही प्रदर्शन वापस दोहरा रही है, लेकिन जो नुकसान मुख्य रूप से होगा वो बसपा को होगा, बहुजन समाज पार्टी को।
जी अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें गठबंधन? करीब करीब 65 सीटें एनडीए, जिसमें से 60 सीट बीजेपी जी और 5 सीट उनके सहयोगी जीतेंगे, तो 65 सीट एनडीए और 15 सीट लगभग जो है वो जीतेगा इंडी गठबंधन, जिसमें से 12 सीट के आसपास जीतेगा सपा और 3 सीट लगभग कांग्रेस जीत सकता है। तो लगभग आप अगर देखा जाए तो जो नुकसान भाजपा को बिल्कुल नहीं हो रहा है यूपी में, और जो नुकसान हो रहा है वो बसपा को हो रहा है और मायावती जी की पार्टी को हो रहा है, जो शायद अपना खाता भी इस बार नहीं खोल पाएंगी। जी ठीक है, बिल्कुल। पुष्पेंद्र, सीधा सवाल, कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें गठबंधन? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और इनके जो समीकरण बिगाड़ने का काम किया है वो मायावती ने किया है, और जबकि मायावती खुद ही पिछली बार तो सीट निकल गई थी, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में जैसा कि अनुराग जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि अब की बार उनका खाता खुलना मुश्किल है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो वजूद नहीं रहा है जो पहले रहा था। तो इस वजह से जो उनके खुद के वोटर हैं, जो दलित वोट बैंक है, वो भी मायावती को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस चक्कर में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और कुछ सीटों पर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए समीकरण बिगाड़ रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र और अनुराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो है आर्या न्यूज का एग्जिट पोल देख सकते हैं। आर्या न्यूज का एग्जिट पोल आप सभी ने देखा है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो 4 तारीख को जनतंत्र तय करेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।